आपने वो कहानी तो सुनी होगी, कछुए और खरगोश वाली। एक रेस होती है, खरगोश आराम कर लेता है, पर कछुआ धीरे धीरे चल के भी उस रेस को जीत जाता है। अब उस कहानी के बाद में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब खरगोश को पता चला कि वो एक कछुए से हार गया, तो उसने बोला फिर से रेस करो। फिर से रेस करवाई गई और इस बार खरगोश इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसने कछुए को पहले से 100 मीटर खुद से आगे रखा। अब मान लो कि खरगोश की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और कछुए की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। तो दोनों ने साथ में स्टार्ट किया। खरगोश 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है और कछुआ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। तो पहले उस खरगोश को वो 100 मीटर कवर करने में, जो खरगोश और कछुए के बीच का गैप है, वो 100 मीटर कवर करने में खरगोश को कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 100 मीटर, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना लगा? 10 सेकंड टाइम लगा उसको कवर करने में। लेकिन उस 10 सेकंड में कछुआ भी आगे चला गया। तो कछुआ कितना आगे गया 10 सेकंड में? तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है कछुए की 5 मीटर पर सेकंड, टाइम 10 सेकंड, यानी 50 मीटर वो कछुआ आगे चला गया। मतलब अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे खरगोश 100 मीटर की डिस्टेंस पे है और कछुआ उससे 50 मीटर ज़्यादा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से वो टोटल 150 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब उस रैबिट को ये 50 मीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा? फिर से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 50 मीटर, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड खरगोश की, तो 50/10 मतलब 5 सेकंड लगे खाली। लेकिन उस 5 सेकंड में उस कछुए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, टाइम भी 5 सेकंड, तो ये कितना हो गया? 25 मीटर। यानी इस बार कछुआ उससे 25 मीटर आगे चला गया। फिर जब खरगोश वो 25 मीटर कवर करने जाएगा तो कछुआ उससे 12.5 मीटर आगे चला जाएगा। फिर जब वो 12.5 कवर करने जाएगा तब तक कछुआ उससे 6.5 मीटर कवर आगे चला जाएगा। तो इस तरह से ये सिलसिला तो चलता ही रहे। आज के एपिसोड में मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों लग रहा है कि खरगोश उस कछुए को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। पर अगर हम इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से करें तो रिलेटिव मोशन में पहले मैं रिलेटिव स्पीड फाइंड करूंगा। रिलेटिव स्पीड कितनी है? दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। खरगोश की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, कछुए की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 10 - 5 यानी 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होती है। अब टाइम कितना लगेगा उसको, खरगोश को कछुए को क्रॉस करने में? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, यानी 20 सेकंड। तो अगर इस कंसेप्ट से हम देखें तो पता चल रहा है कि सिर्फ 20 सेकंड में वो खरगोश उस कछुए को क्रॉस कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सीरीज लिखी है। सीरीज है 10 + 5 + 2.5 एंड सो ऑन, वो 10। अब ये किस चीज़ की सीरीज है? ये एक्चुअल में खरगोश को कछुए की पोजीशन तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लग रहा है, जैसे पहले वो 100 मीटर वाली पोजीशन तक पहुंचने के लिए उसको 10 सेकंड लग रहे थे। फिर नेक्स्ट 50 मीटर जब कछुआ आगे गया तो वहां तक पहुंचने के लिए खरगोश को 5 सेकंड लग रहे हैं। फिर नेक्स्ट 2.5 सेकंड लग रहे हैं। तो एंड सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो डिस्टेंस खाली कम हो रही है लेकिन कभी भी वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो वो टेंस टू वो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अब इस सीरीज का अगर मुझे सम फाइंड करना है तो मैंने क्या किया, इस पूरी सीरीज को 2 से डिवाइड कर लिया। तो अपने पास नई सीरीज बनी t/2 = 5 + 5/2 प्लस वो भी चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट तक। इन दोनों सीरीज को मैंने माइनस कर दिया।
तो t माइनस टी बाई टू इक्वल टू, जब पहली सीरीज में से दूसरी सीरीज को माइनस किया तो 5 और उसके बाद वाले सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या, 10 बचेगा। तो t माइनस टी बाई टू इक्वल टू 10, मतलब t बाई टू इक्वल टू हो गया 10, यानी t इक्वल टू आ रहा है 20 सेकेंड्स। यानी कि एक्चुअल में हमने डिस्टेंस और टाइम को इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ा है, लेकिन फिर भी उन सब का जो टोटल समेशन है वो एक फाइनाइट वैल्यू है। मतलब खरगोश उस कछुए को एग्जैक्टली 20 सेकंड में वो उसको क्रॉस कर लेगा। तो इस तरह की सीरीज को इनफाइनाइट जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। जैसे आपके सामने एक सीरीज है s इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। अगर मुझे इसका सम फाइंड करना है, मैंने क्या किया, पूरी सीरीज को 2 से डिवाइड कर लिया। तो s बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 एंड सो ऑन बन गया। अब दोनों सम को मैंने माइनस किया, दोनों सीरीज को मैंने माइनस किया, तो s माइनस एस बाई टू करने पे हो गया s बाई टू। और ऊपर वाली सीरीज में से जब नीचे वाली सीरीज माइनस की तो 1 के अलावा सारे टर्म देख लो सेम है, तो वो सारे के सारे टर्म कट हो गए, मतलब सिंपल क्या बचा, 1 बचा। यानी s बाई टू इक्वल टू आया 1, यानी s इक्वल टू आया 2। अब ये s इक्वल टू 2 क्या शो करता है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते रहेंगे सीरीज का सम 2 की तरफ अप्रोच करता जाएगा, लेकिन कभी भी इनफाइनाइट की तरफ नहीं जाएगा, इवन 2 से ज़्यादा भी कभी भी नहीं जा सकता। यानी नंबर ऑफ टर्म्स टेंस टू इनफाइनाइट है अगर, तो सम टेंस टू 2 होगा। तो इस टाइप की सीरीज जिनका सम एक वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है, एक फाइनाइट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जिनका सम एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है, तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं कि वो सीरीज कन्वर्ज हो रही है। अगर n टेंस टू इनफाइनाइट है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जैसे जैसे बढ़ाते जाए और उस सीरीज का सम भी टेंस टू प्लस इनफाइनाइट चला जाए, या फिर टेंस टू माइनस इनफाइनाइट चला जाए, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि सीरीज का सम 2 वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करता रहता है, तो इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग सीरीज। यानी जो सीरीज कभी भी कन्वर्ज नहीं होती, किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच नहीं करती, उन सीरीज को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग सीरीज बोलते हैं। क्या एक जीपी हमेशा कन्वर्ज होती है? हार्मोनिक सीरीज क्या होती है और हार्मोनिक सीरीज क्यों हमेशा डाइवर्जिंग होती है, ये हम देखेंगे इनफाइनाइट सीरीज वॉर के सेकंड एपिसोड में।